নমস্কার, বাংলা জাগোয় আপনাদের স্বাগত। ইএনটির নানা ধরনের সমস্যা, মূলত ওরাল ক্যান্সার হোক বা থ্রোট প্রবলেম এবং একই সঙ্গে থাইরয়েডের সমস্যা, সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে রোবোটিক সার্জারির ভূমিকা ঠিক কী? কারণ এখনো পর্যন্ত আমাদের মধ্যে বেশ কিছু মিথ রয়েছে হেড নেক রোবোটিক সার্জারি নিয়ে। কতটা সেফ এই সার্জারি এবং ঠিক কিভাবে হয়, কত তাড়াতাড়ি হিলিং হয়, সেই সমস্ত কিছু আমরা জানবো। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন বিশেষজ্ঞ চেন্নাই অ্যাপোলোর ইএনটি স্পেশালিস্ট ডক্টর ভেঙ্কটা কার্তিকেয়ন সি, সিনিয়র কনসালটেন্ট ইএনটি হেড অ্যান্ড নেক, স্কাল বেস সার্জারি, নিউরো অটোলজি অ্যান্ড ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সার্জারি, क्लिनिकल लीड रोबोटिक हेड एंड नेक सर्जरी अपोलो चेन्नई। डॉक्टर, वेलकम टू अवर शो। नमस्ते सर। पहले लेट्स स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चन। पेशेंट में ज़्यादातर कॉमन ईएनटी प्रॉब्लम क्या होता है? अच्छा, ईएनटी प्रॉब्लम्स को हम डिवाइड कर लेते हैं ईयर, नोज एंड थ्रोट प्रॉब्लम एंड ऑल्सो द स्पेशलिटी उनको हेड नेक सर्जरी एंड स्कल बेस सर्जरी भी उनका एक्सपैंड हो गया है। ईयर में आप देखेंगे तो आपका 3 ईयर्स पार्ट्स होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर में कॉमन प्रॉब्लम्स आपका एक्सटर्नल ऑटाइटिस, वैक्स हो सकता है, वो कॉमन प्रॉब्लम जो मैनेज कर सकते हैं। पर जो एक्सटर्नल ईयर में मेन प्रॉब्लम ये है, जो डायबिटिक पेशेंट्स में एक सीरियस कंडीशन होता है, उसका नाम है स्कल बेस ऑस्टियोमाइलिटिस कहते हैं या मेलिग्नेंट ऑटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, जिसमें पेशेंट्स को बहुत सीवियर पेन हो जाता है। और ए अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स में ये एक्सटर्नल ईयर पेन, एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शन से शुरू होता है, फिर वो इन्फेक्शन स्कल बेस में स्प्रेड होता है। स्प्रेड होकर बाकी जो नस जो बाहर आता है स्कल बेस से, उसको भी इन्वॉल्व कर लेता है। फॉर एग्जांपल फेशियल नर्व को वो अफेक्ट कर लेता है, उसका वीकनेस हो जाता है एंड सीवियर पेन भी रहता है और उसका डिबिलिटेटिंग कंडीशन है। और पेशेंट्स को शुगर को एकदम कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके साथ उसको सर्जरी करके उसको प्रॉपर ऑर्गेनिज्म, कौन सा बैक्टीरिया या फंगस वो काज कर रहा है, उसका देखना ज़रूरी है। उसके बाद लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स एंड या एंटी फंगस देना ज़रूरी है। ये एक्सटर्नल ईयर में प्रॉब्लम होता है। जो मिडिल ईयर का आप देखेंगे तो हम 2 कंडीशन बोलते हैं। एक तो ईयर ड्रम में परफोरेशन हो सकता है, उसका सेफ टाइप ऑफ CSOM कहते हैं। दूसरा जो बोन जो गलने वाला चीज़ होता है, उसको कोलेस्ट्रोमा कहता है। उस पेशेंट में ईयर डिस्चार्ज होता है, फॉल स्मेलिंग ईयर डिस्चार्ज होता है, ब्लड स्टेन होता है, उसको हम जल्दी आइडेंटिफाई करना चाहिए उसके लिए, क्योंकि सर्जरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स नॉट टू कॉज कॉम्प्लिकेशन। बोथ कॉम्प्लिकेशंस गोइंग टू द ब्रेन, इट्स कॉल्ड इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन, या पास में जैसे फेशियल नर्व जो कान की बोन में आता है उसको भी कमज़ोर कर सकते हैं, या हियरिंग लॉस हो सकता है। जो दूसरा जो हियरिंग लॉस, इनर ईयर को देखेंगे तो इनर ईयर में आपका ऑर्गन ऑफ हियरिंग है, ऑर्गन ऑफ बैलेंस है। ऑर्गन ऑफ हियरिंग में जो हियरिंग लॉस हो सकता है, जो सडन हियरिंग लॉस जो होता है, या एक तो आपने अच्छा बोला, जो सडन हियरिंग लॉस जो है एक कॉमन कंडीशन है आजकल हम देख रहे हैं। एक्सपोजर टू लाउड नॉइज or any viral infection, any medications can also cause that. Just interrupting you, वो ईयरबड हम बहुत यूज़ करते हैं, मेनली यंग जनरेशन, तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ईयरबड यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ईयरबड से हम वैक्स को डीपली पुश कर रहे हैं। हमें लगता है कुछ तो बाहर आ रहा है, बट वो बाहर आने वाला चीज़ जो आउटर एस्पेक्ट से जो आ रहा है, बट एक्चुअली हम वैक्स को डीपर एरिया में पुश कर रहे हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। বেশ কিছু সমস্যার কথা আমরা শুনলাম। সাধারণত যে সমস্ত ইএনটি প্রবলেম হয়ে থাকে সেই ধরনের সমস্যা এবং পাশাপাশি যে রোবোটিক সার্জারি, সেটা নিয়ে এবার আমরা আলোচনাতে চলে আসব। স্যার, रोबोटिक प्रोसेस में कौन कौन सी हेड नेक सर्जरी पॉसिबल है? जो रोबोटिक सर्जरी हम जो ENT हेड नेक सर्जरी में करते हैं, उसका 2 टाइप्स माना जाता है। एक तो ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी कहते हैं, अदरवाइज TORS कहते हैं। दूसरा रिमोट एक्सेस अप्रोच है, either by incision behind the ear, behind the hairline or from below, उसको रिमोट एक्सेस अप्रोच कहते हैं। जो ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी जो है, आपका जो मुंह के अंदर डीप पोर्शन ऑफ थ्रोट में जो ट्यूमर्स है, कैंसर्स है, उसको करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जीभ में कुछ कैंसर है, फ्रंट पोर्शन ऑफ द टंग में अर्ली कैंसर्स है, हम तुरंत उसको ऑपरेशन कर देते हैं।
बट डीपर पोर्शन ऑफ थ्रोट में, जैसे बेस ऑफ टंग में या टॉन्सिल रीजन में या वॉइस बॉक्स की पोर्शन में, अपर पोर्शन में या फुट पाइप की अपर पोर्शन में अगर कैंसर आया है, वो इनएक्सेसिबिलिटी मतलब उसको एक्सेस नहीं कर सकते, उसकी वजह से उनको ऑपरेशन पहले नहीं कर पाते। पहले उसको 6 वीक्स ऑफ रेडिएशन और कीमोथेरेपी या उनका बड़ा ओपन सर्जरी करके, इवन फॉर स्मॉलर लीशंस जिसमें हम इजीली ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको भी हमने बड़ा ऑपरेशन करके या कीमो रेडिएशन की वजह से उसको ट्रीट किया। उसकी वजह से साइड इफेक्ट भी होता है। आइडियल सिचुएशन में अर्ली कैंसर्स को आप पिकअप करेंगे, अगर उस इनएक्सेसिबल एरिया में वो है, फिर भी हम रोबोटिक सर्जरी से उसको निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला, कह सकते हैं कि ये हेड नेक कैंसर के ट्रीटमेंट में ये रोबोटिक सर्जरी एक अपने आप एक रिवोल्यूशन है। डेफिनेटली इट इज मेकिंग द चेंजेस, डेफिनेटली द पैराडाइम शिफ्ट इज आल्सो हैपनिंग। आपको जैसे मैंने बोला है, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है मतलब सारा पेशेंट्स को हम रोबोटिक सर्जरी करें, बट जो अर्ली कैंसर्स होता है, फॉर एग्जांपल डीपर एरिया में, टंग बेस में, टॉन्सिल्स में या अपर पोर्शन ऑफ वॉइस बॉक्स में, एपिग्लॉटिस कहते हैं, उस एरिया में अर्ली लीशन मतलब 2 सेंटीमीटर 2 to 4 सेंटीमीटर उसके अंदर रहता है, हम जरूर उसको रोबोटिक सर्जरी के लिए एवेल्यूएट किया जा सकता है। और एक्सपीरियंस सेंटर में और हाई वॉल्यूम सेंटर्स में अगर उसको करेंगे प्रॉपर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, मतलब अर्ली कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ये रोबोटिक सर्जरी अपने आप मतलब वो जो रिकवरी होता है उसका चांसेस हाई होता है। करेक्ट। हम अर्ली सर्जरी में करेंगे, वी कैन अवॉइड स्प्लिटिंग द जॉ, स्प्लिटिंग द टंग, विदाउट वायलेटिंग द नॉर्मल स्ट्रक्चर वी कैन गो डीपर इन। उसकी वजह से आपका जो अंदर से करेंगे वो नॉर्मल स्ट्रक्चर को वायलेट करना उसमें अवॉइड हो जाता है। सो हम अंदर से करेंगे, ट्यूमर के अराउंड हम एक्स मार्जिन्स लेके उसको निकाल सकते हैं, पूरा कैंसर को निकाल सकते हैं। हम ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को वायलेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए साइड इफेक्ट्स कम हो जाता है, जिसमें उनका स्वॉलोइंग जल्दी शुरू हो जाता है। कई बार हम ब्रीदिंग ट्यूब को भी अवॉइड कर सकते हैं, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब उसको अवॉइड कर देते हैं, ब्लड लॉस कम होता है, अर्ली रिकवरी होता है। सो बहुत सारा बेनिफिट्स है। वो 3D टेक्नोलॉजी यूज होता है इसका बेसिकली मैग्नीफाइड विजन है। इट इज नॉट ओनली जस्ट बिकॉज हम सोचते हैं उसको सिर्फ कॉस्मेसिस के लिए कर रहे हैं, कॉस्मेसिस के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि इसको मैग्निफिकेशन भी अच्छा होता है और 3D विजन मिल जाता है। सो हम एक स्ट्रक्चर को हम क्लियरली देख पाते हैं। कैंसर टिश्यू और नॉर्मल टिश्यू को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसकी वजह से उसका बेनिफिट्स हो जाता है। बहुत कुछ मीथ अभी भी है, बहुत कुछ डाउट अभी भी पेशेंट में है कि ये सेफ है, कितना सेफ है, स्पेशली जो कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए भी कितना सेफ है। तो ये मीथ क्या है ये रोबोटिक सर्जरी का? ये रोबोटिक सर्जरी का मेन मीथ यही है, पीपल सोचते हैं, दे थिंक रोबोट इज डूइंग द सर्जरी। रोबोट इज नॉट डूइंग द सर्जरी, वी सर्जन्स ऑपरेट्स द रोबोट with the help of the hand movements of the surgeons are transmitted to the robots in the endorystomes, फिर वो डीपर एरियाज में जाता है। उसका जो रोबोटिक आर्म जो है वो डीपर एरिया में जा सकता है, उसका मूवमेंट ह्यूमन रिस्ट का मूवमेंट से ज़्यादा कर सकता है, डिफिकल्ट एरियाज में भी जाकर वो ट्यूमर को निकाल सकता है। और जैसे उनका कैमरा है, रोबोट का एक कैमरा है, आइज़ का हम सर्जन का आइज़ है उसको रिफ्लेक्ट कर लेता है। तो रोबोट का आर्म्स है, सर्जन का आर्म्स को ट्रांसमिट कर देते, मूवमेंट्स को ट्रांसमिट कर देते हैं। सो द सर्जन इज एक्चुअली ऑपरेटिंग द रोबोट। सो यही मिथ जो है, दिस दैट हैज टू बी द ट्रूथ ऑफ दिस इज द सर्जन इज ऑपरेटिंग द रोबोट, इट्स अ सेफ प्रोसीजर। ओके। और थ्रोट का प्रॉब्लम में अगर जाए के तो टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, कुछ बेस टंग का प्रॉब्लम है और वॉइस बॉक्स का भी प्रॉब्लम है। इसका जनरल प्रॉब्लम, और अगर कैंसर कोई पेशेंट ऐसे प्रॉब्लम लेके आए तो कितना मतलब इफेक्टिव है ये रोबोटिक सर्जरी? अब अगर आप बोलेंगे, ये तो मेन इंडिकेशन है अर्ली कैंसर्स के लिए। सो अर्ली कैंसर को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल किसी को मुंह के अंदर कुछ अल्सर हुआ है, नॉन हीलिंग अल्सर है, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, या चेंज इन वॉइस है, डिफ़िकल्टी स्वॉलोइंग है, ये सब प्रॉब्लम होने से हमें ENT हेड नेक सर्जन के पास जाकर उसको एवेल्यूएट करना ज़रूरी है।
अगर हम अर्ली लीशंस को पिकअप कर लिया, वो केयरफुली सेलेक्ट करने के बाद उसको हम रोबोटिक सर्जरी से ठीक कर सकते हैं, जिसमें हम बाकी एडजुवेंट थेरेपी को भी इधर कम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए भी चांसेस है। मतलब रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी को हम डी इंटेंसिफाई कर सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं। ऐसे भी सुना जाता है कि अर्ली अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए एंड अर्ली ये रोबोटिक सर्जरी अगर हो पाए तो पोस्ट सर्जरी कुछ थेरेपी जैसे रेडिएशन और कीमोथेरेपी होता है उसका चांसेस भी कम हो जाता है, बिकॉज उसका खुद पे खुद एक साइड इफेक्ट होता है, और जिन लोगों का ये थेरेपी ज़रूरत होता है डोजेस कम होता है। ये क्या सही है? करेक्ट, सही है। उसके लिए उसको करेक्ट केसेस को सेलेक्ट करना जरूरी है। इसलिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच, जैसे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हेड ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मतलब एक टीम और या रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सब टीम मिलकर उसको केस के बारे में डिस्कस करना जरूरी है। और अर्ली लीशन के लिए रोबोटिक सर्जरी बहुत एडवांटेजेस है। जो लेट स्टेजेस है, जो एडवांस स्टेजेस में, सो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच होना चाहिए, जिसमें सर्जरी के साथ एडजुवेंट थेरेपी का भी जरूरत है, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी का भी जरूरत है। सो केस टू केस हम उसको डिफाइन करना पड़ता है, जिस पेशेंट के लिए क्या जरूरी है, क्या बेनिफिट होगा, जो कोई ट्रीटमेंट कौन सा सेलेक्ट करने में, बाकी क्या क्या उनको साइड इफेक्ट्स अवॉइड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। अभी थायराइड के बारे में बात करें तो बिनाइल थायराइड का कुछ प्रॉब्लम होता है, उसके लिए और थायराइड कैंसर के लिए कितना इफेक्टिव है? या सो आपने बोला है, जो रोबोटिक सर्जरी दोनों केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं। जब बिनाइन लीशंस है, लेस देन 4 सेंटीमीटर माना जाता है, जिसमें एक लोब में है, यंग पेशेंट्स में, मेल, फीमेल, अनमैरिड हु आर सोशली एक्टिव, वांट्स टू अवॉइड अ नेक स्कार, उसको हम रिमोट एक्सेस से कर सकते हैं, जिसमें बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द हेयर लाइन, जिसमें इंसिशन जो है ये बाल के जो हेयर लाइन होता है उसकी हाइड हो जाता है। सो उसको हम विजिबल स्कार नहीं दिखता है यहाँ पर। तो कई बार जो स्कार का हीलिंग जो है अनप्रेडिक्टेबल होता है, कई बार मोटा हो जाता है, पेशेंट्स को वो सोशल स्टिग्मा हो जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये अप्रोच किया सकता है। ये करने के बाद उसको पॉकेट एलिवेट करके उसके थ्रू हम रोबोट से हम ट्यूमर को डीप एरिया से निकाल सकते हैं। नॉट ओनली थायराइड, अदर ट्यूमर्स आल्सो लाइक ब्रैंकियल सिस्ट, पैराफेरिंजियल स्पेस ट्यूमर्स, लिम्फ नोड्स इन कैंसर्स, सब उस अप्रोच में कर सकते हैं। जिनको विजिबल स्कार नहीं होना चाहिए, उसके लिए एडवांटेजेस हैं। दूसरा जो पैपिलरी जो कैंसर्स ऑफ थायराइड के लिए एक नया अप्रोच आया है, रिमोट एक्सेस अप्रोच में, रैबिट एक्सेस कहते हैं। सो नीचे से आता है और एलिवेट करके, प्लेन एलिवेट करके हम नेक में ऑपरेशन कर सकते हैं। उसमें भी रोबोट का एडवांटेजेस है, मैग्नीफाइड व्यू है, 3D विजन है, सारे स्ट्रक्चर्स को हम नोड्स को, जो थायराइड कैंसर का जो मेटास्टेटिक नोड्स होता है उसको भी हम ठीक तरह से क्लियर कर सकते हैं। जो रेकरेंट लेरिंजियल नर्व कहते हैं, जो वॉइस को सप्लाई करता है, उसको भी क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो पैराथायराइड ग्लैंड्स, वो थायराइड ग्लैंड के पीछे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरत है, उसको भी क्लियरली आइडेंटिफाई करके प्रिजर्व कर सकते हैं। यहाँ एक बात पूछना चाहेंगे कि ज़्यादातर पेशेंट में एक डर रहता है कि वॉइस प्रिजर्वेशन ठीक से होगा या नहीं, एंड कैल्शियम लेवल के बाद भी आपने बोला, तो ये रोबोटिक सर्जरी में ये वॉइस प्रिजर्वेशन और कैल्शियम लेवल, इसका वो बैलेंस रखना, वो क्या इफेक्टिव होता है, फ़ायदेमंद होता है? No, it's a new procedure. It will be helpful in identifying the nerve and structures when a surgeon is experienced, and when it is done in a high volume center. So इसका proper right approach होना चाहिए, right training होना चाहिए और experience भी होना चाहिए, तब जो है ये रोबोटिक का एडवांटेजेस मिल सकता है। So ओपन सर्जरी में जो मिल रहा है वो सब एडवांटेजेस तब मिलेगा, ये सब फैक्टर्स हैं। और मेनली अगर दूसरा टेक्नोलॉजी भी आपको यूज़ करना जरूरी है, जिसमें नर्व मॉनिटरिंग कहता है। ऑपरेशन के टाइम में ही हम इंट्रा ऑपरेटिव नर्व मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें वॉइस का सप्लाई करने वाला नर्व्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑपरेशन
मतलब ये वॉइस कितना टाइम लगता है वापस आने में, या कुछ मतलब थेरेपी इसका भी क्या ज़रूरत होता है? वॉइस नस को तो प्रिजर्व करेंगे, वॉइस नॉर्मल रहेगा, कोई okay. प्रॉब्लम नहीं होगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द वॉइस। और देन बेसिक जो एक मतलब मैनुअल जो ऑपरेशन है, सर्जरी है, और ये रोबोटिक सर्जरी, डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है? सो अब जैसे मैं बोला है, जो थ्रोट के अंदर आप देख लीजिएगा, जो अंदर विशन जाकर विदाउट रोबोट एंडोस्कोपिकली करना, जो नूक्स एंड कॉर्नर में जाकर ऑपरेट करना मुश्किल है, और एंगुलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैज इट्स लिमिटेशन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिस्ट मोमेंट्स। बट रोबोट का अंदर जाके 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, सारी एंगल पे वो मूव कर सकता है, जो डिफिकल्ट एरिया से भी वो निकाल सकता है, तो नैरो क्रैम्प्ड एरियाज में भी वो कैंसर को निकाल कर आ सकता है। और इसके बाद मतलब पोस्ट सर्जरी के बाद वो क्या क्या मतलब कुछ ऐसे डॉक्टर के पास जाना, वो जो प्रिस्क्राइब आप लोग करते हैं, वो कितना दिन तक वो फॉलो करना पड़ता है? एनी सर्जरी फॉर दैट मैटर, उसको प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना जरूरी है। सो वो डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ सर्जरी वो अलग होता है। फॉर एग्जांपल आप टॉन्सिल में करेंगे, अर्ली कैंसर के लिए करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, जैसे नॉर्मल बच्चों में टॉन्सिल सर्जरी होता है उस तरह होता है। ओनली थिंग इज वी डू अलॉन्ग विद द डीपर स्ट्रक्चर्स को भी उसमें निकला जाता है, तो पेशेंट्स का हीलिंग जो है विद इन अ वीक हो जाता है। सो दे विल बी एबल टू स्टार्ट ईटिंग नॉर्मली आफ्टर अ वीक। सो कुछ टेम्पररी फेज में उनका जो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब कहता है वो आपको उससे फीडिंग देना पड़ता है। वी कैन अवॉइड ट्रैकेओस्टमी और अ ब्रीदिंग ट्यूब इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशन। तो एडवांटेजेस बहुत है, बेनिफिट्स बहुत है। करेक्ट। ओके, अभी ओरल कैंसर की बात करें, कुछ साल पहले तक ओरल कैंसर में मतलब ये रोबोटिक सर्जरी का उतना ज़्यादा रोल नहीं था, ऐसे हम सुना, तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? अभी भी जो एक्सेसिबल एरियाज के लिए रोबोट हम यूज नहीं करना चाहिए, जो इनएक्सेसिबल एरियाज के लिए तब हेल्प होता है। जो ओरल कैविटी है, जो सामने है, एक्सेसिबल है, तब कन्वेंशनल ओपन सर्जरी इज ऑलवेज बेटर। बट कुछ केसेस होता है जिसमें आपका टंग में है, ओरल कैविटी में, टंग में कैंसर है, वो पीछे भी जा रहा है, बेस ऑफ टंग में जा रहा है, डीपर जा रहा है, तब वी कैन कंबाइन रोबोट विद द ओपन सर्जरी, तब जो है उसका एडवांटेज है। जहाँ पे इनएक्सेसिबल, अंदर जा नहीं सकते हैं, अंदर प्रॉपरली देख नहीं पाता है, या इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकल पाता है, तब रोबोटिक सर्जरी हेल्प करेगा। ऐसे नहीं ओनली एडल्ट्स में ये ENT का प्रॉब्लम होता है, पीडियाट्रिक में भी होता है, तो उधर कितना एक्सेसिबिलिटी है ये रोबोटिक सर्जरी का? पीडियाट्रिक केसेस में सेम, फॉर एग्जांपल ट्रांसओरल रोबोटिक सर्जरी कहते हैं, तो उसमें हम केयरफुली सेलेक्ट करके करना जरूरी है। जो हमने फर्स्ट ब्रैंक जो एपिडेमॉइड सिस्ट ऑफ द टंग को फर्स्ट इन द कंट्री किया था, जिसमें बहुत डीप एरिया था, वी वांट टू अवॉइड अ ओपन सर्जरी एंड आल्सो वी वांट टू अवॉइड अ ट्रैकेओस्टमी, सो वी हैव ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ रोबोट इन रिमूविंग द cyst. The child was doing really well immediately after surgery. Now he is doing really well. जो उसके अलावा बाकी जो यंग पेशेंट्स में जो नेक ट्यूमर्स होता है, नेक मैसेस होता है, जिनको हम अवॉइड करना चाहते हैं, विजिबल स्कार, तब रिमोट एक्सेस अप्रोच हेल्प होता है। लास्टली अपोलो चेन्नई में ये सब का फैसिलिटी कैसा है? We have the state of the art facilities in Apollo Chennai. We have the latest robotic system, and we do both approaches, transoral robotic approach and the remote access approach for the head neck tumors and cancers. থ্যাংক ইউ স্যার ফর শেয়ারিং অল দিস ইনফরমেশন। রোবোটিক সার্জারি ENT প্রবলেমের ক্ষেত্রে বিশেষত যে থাইরয়েড ক্যান্সার হোক, ওরাল ক্যান্সার হোক বা থ্রোট ক্যান্সার হোক, সেখানে যদি একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে যদি তা ডিটেক্ট করা যায় তাহলে কিন্তু সাফল্য বেশ খানিকটা, কারণ রিকভারি রেট যথেষ্ট হাই এবং হিলিংও খুব তাড়াতাড়ি হয়, কিন্তু সঠিক সময় চিহ্নিত করা প্রয়োজন। তাই যে সমস্ত সমস্যার কথা বললেন, প্রাথমিক লক্ষণ যেগুলো দেখা যাচ্ছে, যদি সেই ধরনের কোনো লক্ষণ দেখা
রাখা যায় তাহলে সময় নষ্ট না করে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এবং আরও একবার বলবো, অ্যাপোলো চেন্নাইতে এক ছাতার তলায় কিন্তু এই সমস্ত রকম পরিষেবা আপনারা পেয়ে যাবেন এবং সেখানে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। হেল্পলাইন নম্বর আরও একবার বলে দিচ্ছি 0444040106 এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8017363636 9163048748। আজ এখানেই শেষ করছি, নমস্কার।